भारत के इतिहास में कुछ ऐसे पराक्रमी साम्राज्य हुए हैं जिन्होंने शायद कभी कोई बड़ी पराजय नहीं देखी, लगभग अजेय रहे। जैसे दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट साम्राज्य और दक्षिण भारत का ही अत्यंत शक्तिशाली चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य की बहुत सी ऐसी यादें हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। भारतीय गणराज्य की स्थापना से पहले के भारत के सारे इतिहास में सबसे शक्तिशाली नौसेना चोलों की ही थी। शैव संप्रदाय के प्रचार में और तमिल साहित्य के उत्थान में चोलों की बराबरी कर पाना कठिन है। चोल राज्य कब स्थापित हुआ था ये तो कहना कठिन है, लेकिन ये था बहुत पुराना। हिंदी भाषी क्षेत्रों में कुछ ही लोग जानते होंगे कि संस्कृत साहित्य जैसा ही समृद्ध तमिल साहित्य भी हुआ करता था और तमिल भाषा के उद्भव और विकास का कालखंड संगम काल कहलाता है, जिसकी तुलना आप वैदिक काल से कर सकते हैं। लोक कथाओं की माने तो संगम काल हजारों साल पुराना है, लेकिन इतिहासकार अलग अलग प्रमाणों के आधार पर इसका आरंभ मौर्य काल में बताते हैं। तो इस संगम काल के साहित्य में तमिलाकम क्षेत्र के बारे में बताया गया है, मतलब तमिल देश। इसमें 3 शक्तिशाली तमिल राज्यों का नाम आता है, केरल के चेर, मदुरई क्षेत्र के पांड्य और कावेरी क्षेत्र के चोल। पौराणिक कथाओं में देखें तो दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के सभा पर्व में जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवाते हैं तो उनके चारों भाई 4 अलग अलग दिशाओं में दिग्विजय यात्रा करते हैं। उनमें से सहदेव दक्षिण की ओर जाते हैं और वहां चोल समेत इन तीनों तमिल राज्यों का नाम आता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी इनको दक्षिण के सीमावर्ती राज्य बताया गया है। फिर इनका बाद के शासकों ने भी अलग अलग समय पर जिक्र किया है। चोलों के इतिहास को ठीक से समझने के लिए इसको 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है प्राचीन चोल या प्रारंभिक चोल। प्राचीन चोल साम्राज्य की ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूसरा खंड है महान चोलों का, जिन्होंने शक्तिशाली चोल साम्राज्य बनाया और जिनमें राजराज चोल और राजेंद्र चोल जैसे प्रतापी सम्राट हुए। तीसरा और अंतिम खंड है इन महान चोलों के बाद के चोलों का। अब हम इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला खंड है प्राचीन चोलों का, यानी प्रारंभिक चोल। ये चोल संगम कालीन थे, लेकिन इसके लिए पहले संगम काल को समझना जरूरी है। संगम यानी साहित्यिक सभाएं। तो मान्यताओं के अनुसार ऐसे 3 संगम हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि तमिल भाषा के रचयिता थे महर्षि अगस्त्य, जिनका रामायण में भी वर्णन आता है। आधुनिक इतिहासकार संगम काल को 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक बताते हैं, यानी करीब करीब 600 साल। तमिलाकम के अलावा उत्तरी श्रीलंका को ईलम कहा जाता था। लिट्टे तो आपको याद होंगे ही। चोलों की सबसे पुरानी राजधानी थी उरैयूर, यानी वर्तमान त्रिची। चोलों का राज चिन्ह था बाघ, तो तमिल टाइगर्स आपको याद होंगे। कावेरी का मुहाना यानी कावेरी डेल्टा क्षेत्र भारत के सबसे उपजाऊ भागों में से एक है, तो यहां खेती बाड़ी बहुत समृद्ध थी। आज भी तंजौर को चावल का कटोरा कहा जाता है। और दूसरी ओर फलता फूलता समुद्री व्यापार। चीन से लेकर रोम तक के व्यापार मार्ग को सिल्क रूट कहते थे। समुद्र के रास्ते सिल्क रूट दक्षिण भारत से होकर गुजरता था और समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित होने के कारण तमिल समुद्री व्यापार की काफी पुरानी परंपरा रही है। लिहाजा चोल राज्य का व्यापारी समुदाय काफी धनवान था। यहाँ के 2 समृद्ध बंदरगाह थे, पुहार या पुंपुहार और पौंडीचेरी के पास अरिकामेडू। पुंपुहार भी एक समय तक चोलों की राजधानी रहा है और फिर कुछ समय के लिए तिरुवरूर। अरिकामेडू से ग्रीक राज्यों और रोमन साम्राज्य का तगड़ा व्यापार था। कृषि और व्यापार, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उस जमाने में और क्या चाहिए था। पारंपरिक कथाओं के अनुसार 200 ईसा पूर्व के आसपास जब अधिकांश भारत में मौर्य साम्राज्य अपनी ढलान पर था, तब एलालन नाम के एक चोल राजा ने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक श्रीलंका पर राज किया। प्राचीन चोलों में सबसे ज्यादा पराक्रमी थे करिकाल चोल, जिन्होंने केरल के चेरों और मदुरई के पांड्यों को तो हराया ही, लेकिन इनके बारे में ऐसा दावा किया जाता है और ऐसी मान्यता है
कि इन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने उत्तर भारत में भी विजय अभियान किया और अवंती और मगध के शासकों को हराकर हिमालय तक अपना परचम लहराया। ठीक ऐसा ही दावा संगम काल के चेर राजा शेनगुट्टवन के बारे में भी किया जाता है। ये सारी दंत कथाएं इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि जब हम ललितादित्य मुक्तपीड़ की बात करेंगे तब ये समझाने के काम आएंगी। करिकाल को त्रिची के पास कावेरी पर बांध बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। ये ग्रैंड एनीकट 2000 साल से अभी भी अस्तित्व में है और सिंचाई के लिए आज भी बेहद उपयोगी है। ये दुनिया के सबसे पुराने बांधों में गिना जाता है, उन बांधों की गिनती में जिनका अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा संगमकालीन चोलों के बारे में ज्यादा कुछ उल्लेखनीय नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्राचीन चोल राज्य की बुनियाद पर महान चोल साम्राज्य कैसे बनना शुरू हुआ। ईसा की 3री शताब्दी में जब संगम काल का अंतिम चरण चल रहा था, तब तमिलाकम में कालाभ्र राज्य का उदय हुआ। तीनों संगम पांड्यों के क्षेत्र में हुए थे। कालाभ्रों के उदय के साथ ही संगम काल का अंत हो गया। कालाभ्र सारे तमिलाकम पर छा गए। इस कालाभ्र राज्य के बारे में न के बराबर जानकारी उपलब्ध है। लगभग इसी समय तमिलाकम के उत्तरी भाग में, जिसे तोंडई मंडलम कहा जाता है, वहां पल्लव राज्य का उदय हुआ। इनका केंद्र था चेन्नई से दक्षिण पश्चिम में कांचीपुरम या कांची। संगम काल समाप्त होने पर 4ठी शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत के अत्यंत प्रतापी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण दिग्विजय अभियान किया। उनकी प्रयाग प्रशस्ति में पल्लव नरेश विष्णुगुप्त का नाम तो आता है, लेकिन चोलों का कोई जिक्र नहीं आता। चोल पहले तो कालाभ्रों के प्रभाव में आए, फिर 6ठी शताब्दी में कालाभ्रों के पतन के बाद चोल पल्लवों के मांडलिक बन गए। पल्लवों की ही विरासत चोलों को मिली। तो चोलों पर बात करने से पहले पल्लवों को थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा। पल्लव साम्राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली तमिल साम्राज्य था। महाबलीपुरम भी पल्लवों का ही बनाया हुआ है, जहां से दक्षिण भारत में बड़े हिंदू मंदिर बनने का दौर शुरू हुआ। 6ठी, 7वीं और 8वीं शताब्दियों में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदायों का भरपूर विकास हुआ। उनकी बहुत उन्नति हुई। इसमें जिन महान शैव संतों का योगदान था, उन्हें नायनार कहा जाता है। इसी तरह से उस काल के दक्षिण भारत के महान विष्णु संतों को आलवार कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इन्हें संगमकालीन बताया जाता है। इन सबका चोलों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा, वो इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। अधिकांश भारत में जैसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है, वैसे ही नायनार संतों ने दक्षिण भारत में 275 पादल पेत्र स्थल या देवर स्थल बताए हैं। इनमें से लगभग 200 तो चोल नाडु में ही हैं। ऐसे ही आलवार संतों ने भगवान विष्णु के 108 दिव्य देश बताए हैं, जिनमें तिरुपति बालाजी, त्रिची के पास श्रीरंगम और तिरुअनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी शामिल है। इन 108 दिव्य देशों में से 84 तो तमिलनाडु में ही हैं, जिनमें से भी लगभग आधे चोल मंडल में हैं। शिव और विष्णु की भक्ति से दक्षिण भारत से एक ऐसी लहर उठी जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ती चली गई और जिसे आधुनिक इतिहासकार भक्ति आंदोलन कहते हैं। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य केरल से चले और उनकी भारत की यात्राओं के दौरान हिंदू पंथ का जो स्वरूप बना, वो आज तक कायम है। अब तक पल्लवों का वैभव अपने चरम पर पहुंच चुका था। उनकी राजधानी कांचीपुरम एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। तो आदि शंकराचार्य के समय कांचीपुरम को सप्तपुरियों में गिना गया और वहां के कामाक्षी अम्मन मंदिर को आदि शंकराचार्य के 18 महाशक्ति पीठों में गिना गया है। कांची और श्रृंगेरी दोनों शंकराचार्य पीठों का दावा है कि उन्हें आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। 8वीं शताब्दी तक चोल शासक दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके थे। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण
उस समय के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो पल्लवों का दक्षिण भारत से पूर्वी देशों की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग पर दबदबा था और उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रचार में एक अहम भूमिका निभाई। इन देशों पर भारतीय संस्कृति की इतनी गहरी छाप थी कि यूरोपियन लोग इन द्वीपों को इंडीज कहते थे और वियतनाम, कंबोडिया और लाओस तो आज तक इंडो चाइना कहलाते हैं। इंडीज में 500 साल के इस्लामिक शासन के बावजूद वहां के लोगों ने खुद अपनी मर्जी से अपने देश का नाम इंडोनेशिया रखा। भारतीय संस्कृति का यहां पर इतना गहरा प्रभाव था जो आज तक दिखाई देता है और इस प्रचार में पल्लवों का एक बहुत बड़ा हाथ था। यहां तक कि इस क्षेत्र की तमाम लिपियां पल्लव लिपि से ही विकसित हुईं। पल्लव यूं तो तमिल भाषी थे, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में संस्कृत का सबसे ज्यादा प्रचार उन्होंने ही किया। 9वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य कमजोर हो गया और उनके अधीनस्थ चोल राज्य अब खुद साम्राज्य बनने की तैयारी करने लगा। इसकी शुरुआत सन 850 के आसपास अत्यंत पराक्रमी चोल शासक विजयालय ने की, जिन्होंने पर केसरी की उपाधि धारण की। विजयालय ने सन 860 के दशक में खुद को पल्लवों से लगभग स्वतंत्र कर लिया। इसी बीच सन 870 के आसपास पल्लवों ने मदुरई के पांड्यों के साथ मिलकर चोल राज्य पर चढ़ाई कर दी। सन 871 में विजयालय की मृत्यु हो गई और उनके तेजस्वी पुत्र आदित्य प्रथम का शासन शुरू हुआ, जिन्होंने राज केसरी की उपाधि धारण की। आदित्य ने इस महागठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया। उन्होंने पांड्यों को वापस मदुरई खदेड़ दिया और पल्लव सम्राट अपराजित वर्मन को पराजित करके पल्लव साम्राज्य का अंत कर दिया। लिहाजा पल्लवों का जो कुछ भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में प्रभाव था, वो ऐसा का ऐसा ही विरासत में चोलों को मिल गया। तो अब इस व्यापार मार्ग और सांस्कृतिक प्रचार की लगाम चोलों के हाथों में थी। सम्राट आदित्य प्रथम ने दक्षिणी कर्नाटक के गंग राजाओं से उनके कई इलाके छीने। सन 907 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पराक्रमी पुत्र परांतक प्रथम का शासन शुरू हुआ। इस समय दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था राष्ट्रकूट साम्राज्य, जो अब तक अजेय था। राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय ने चोल साम्राज्य पर हमला किया, लेकिन परांतक ने अपना नाम सार्थक करते हुए उन्हें पराजित कर दिया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय की मृत्यु हो गई और राष्ट्रकूट साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर सम्राट परांतक ने सन 920 तक मदुरई के पांड्यों को अपने अधीन कर लिया। परांतक ने 2 चेर राजकुमारियों से विवाह करके केरल के चेर शासकों से मैत्री संबंध बनाए और उन्हें अपना साथी बना लिया। सन 949 में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों के साथ मिलकर चोल साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी और तक्कोलम का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें चोल राजकुमार राजादित्य वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए राष्ट्रकूट अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन इस युद्ध से उन्हें कुछ भी नहीं मिला और कृष्ण तृतीय आखिरी महान राष्ट्रकूट सम्राट साबित हुए। सन 967 में उनकी मृत्यु के बाद 15 साल के अंदर ही राष्ट्रकूट साम्राज्य को कल्याणी के चालुक्यों ने मिटा दिया। ये पश्चिमी चालुक्य कहलाए। राजकुमार राजादित्य की मृत्यु से परांतक को सदमा पहुंचा और वो सन 955 में चल बसे। यहां से चोल साम्राज्य को 30 साल का ग्रहण लग जाता है। परांतक के बाद अरिंजय, उनके बाद गंधरादित्य और उनके भी बाद परांतक द्वितीय सम्राट बने, जिन्हें सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। सुंदर चोल के बाद मधुरांतक उत्तम चोल एक के बाद एक सम्राट बने। काफी राजनैतिक समस्याएं आईं और घरेलू झगड़े भी हुए। इसी दौरान राष्ट्रकूट साम्राज्य को समाप्त करके पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य स्थापित हो गया। हालांकि सन 980 तक मधुरांतक उत्तम चोल ने पर केसरी की उपाधि धारण की और चोल साम्राज्य को स्थिर किया। उन्होंने चोल सेना को नए सिरे से संगठित किया। इसका वास्तविक श्रेय जाता है उत्तम के चचेरे भाई अरुल को, जिन्हें आप राज राज चोल के नाम से बेहतर जानते हैं।
मधुरांतक उत्तम चोल ने परकेसरी की उपाधि धारण की और चोल साम्राज्य को स्थिर किया। इसका वास्तविक श्रेय जाता है उत्तम के चचेरे भाई अरुल को। अरुल परांतक द्वितीय यानी सुंदर चोल के बेटे थे और बेहद लोकप्रिय थे। असल में जनता चाहती थी कि अरुल ही सम्राट बने, लेकिन अरुल ने अपने बड़े भाई का मान रखा और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा की। रामायण में राम भरत के अलावा असल जिंदगी में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, खास करके राज्यों साम्राज्यों के मामले में। अरुल ने चोल सेना में एक नई जान फूंक दी। इसके साथ उन्होंने चोल नौसेना को एक नए सांचे में ढाला और उसको इतना शक्तिशाली बना दिया जिसकी भारतीय इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। सन 985 में उत्तम चोल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अरुल अगले चोल सम्राट बने, जिन्हें इतिहास राज चोल महान के नाम से जानता है। इन्होंने राज केसरी की उपाधि धारण की। राज चोल प्रथम न सिर्फ सबसे महान चोल सम्राट थे, बल्कि सारे भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उनका शासन शुरू होते ही मदुरई के पांड्यों ने सर उठाया और साथ ही केरल के चेरों ने। तो जवाब में त्रिवेंद्रम के पास कंदलूर सलाई के समुद्री युद्ध में राज चोल ने चेरों और पांड्यों को बुरी तरह से हरा दिया। अब पांड्य फिर से चोलों के अधीन हो गए और दक्षिण केरल का भी कुछ हिस्सा चोलों के अधिकार में आ गया। इसका वर्णन मिलता है सम्राट राज चोल के शचींद्रम अभिलेख में। सन 993 में राज चोल ने श्रीलंका पर हमला किया और उसके उत्तरी भाग और पूर्वी तट पर अधिकार कर लिया। आज तक यहां पर तमिल लोगों का ही दबदबा है। राज चोल ने सिंहलों की 1450 साल पुरानी राजधानी अनुराधापुरा को नष्ट कर दिया। इस बीच राज चोल ने वायव्य दिशा में यानी उत्तर पश्चिम में भी मोर्चा खोल दिया। सन 1000 ईस्वी के आसपास उन्होंने पश्चिमी गंग राज्य का अंत करके दक्षिणी कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। इस समय गंग शासक कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के मांडलिक थे, लेकिन राज चोल के इस जलजले के आगे कल्याणी के चालुक्य कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन वेंगी के पूर्वी चालुक्यों ने हिम्मत की। उन्होंने कांचीपुरम पर हमला कर दिया। तो जवाब में राज चोल पूर्वी चालुक्यों को उनके कान पकड़कर पीटते हुए उनकी राजधानी राजमहेंद्री ले गए और उनके पूर्वी चालुक्य राज्य को अपने अधीन कर लिया। फिर राज चोल आगे बढ़े और उन्होंने कलिंग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पश्चिमी चालुक्यों के मांडलिक कर्नाटक के होयसल चोलों से टकराने लगे, लेकिन उनकी हार निश्चित थी। सन 1010 तक सारा केरल आहिस्ता आहिस्ता चोलों के अधीन हो गया। न सिर्फ इतना, राज चोल ने न भूतो न भविष्यति लक्षद्वीप पर कब्जा कर लिया और फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने मालदीव पर भी अधिकार कर लिया। तो अब महानदी से लेकर मालदीव के साथ लंका तक चोलों का डंका बजने लगा। इस महाविजय का एक पहलू और भी था। अभी तक चोलों का पूर्वी व्यापार मार्ग पर अधिकार था, मगर अब लक्षद्वीप और मालदीव के हाथ आते ही अरब सागर में भी उनकी स्थिति मजबूत हो गई। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक का सारा समुद्री व्यापार चोलों के साम्राज्य से होकर गुजरता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे चोल साम्राज्य में किस कोटि की आर्थिक समृद्धि आई होगी और तमिल व्यापारी कहां कहां तक न गए होंगे। एक तरफ दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का उदय हो रहा था, तो दूसरी तरफ हिंदू चीन में यानी इंडो चाइना में एक और हिंदू महाशक्ति का उदय हो रहा था, कंबोडिया का खमेर साम्राज्य, जिसके शासकों ने आगे चलकर अंगकोर वाट के विशालतम मंदिर बनवाए। इसके अलावा इस क्षेत्र में इंडोनेशिया का श्रीविजय साम्राज्य भी था। ये काफी पुराना और शक्तिशाली साम्राज्य था। आज का सिंगापुर और मलक्का की जल संधि दोनों पर ही इस श्रीविजय का अधिकार था। फारस, यूरोप, अरब और अफ्रीका से जो भी जहाज चीन, जापान और कोरिया को जाते हैं, उन्हें इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। आज भी यही स्थिति बनी हुई है और सिंगापुर दुनिया के व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। ऐसे क्षेत्र पर अधिकार कौन नहीं चाहेगा। इसी बात को लेकर कुछ ही समय में
चोलों और श्रीविजय का झगड़ा होने वाला था। राजनीति का पुराना सिद्धांत है कि दो पड़ोसी राज्य कभी दोस्त नहीं हो सकते और दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। इसीलिए श्रीविजय के विरुद्ध चोलों और खमेरों की आपस में अच्छी बनती थी। मालदीव अभियान सम्राट राजराज चोल का अंतिम बड़ा अभियान था। राजराज चोल न केवल एक महान विजेता थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने चोल प्रशासन को एक नई रूपरेखा दी, जिसके आधार पर चोल साम्राज्य अगली एक शताब्दी तक दक्षिण भारत पर छाया रहा। सम्राट राजराज चोल स्वयं भी शिव के परम उपासक थे। उन्होंने शैव संतों को आश्रय प्रश्रय दिया और कई मंदिर बनवाए। फिर उनके काल में कला, साहित्य और संगीत में भी काफी वृद्धि हुई। उनके काल में संगमकालीन साहित्य का पुनर्लेखन शुरू हुआ। इस तरह से उन्होंने तमिल साहित्य में एक भारी योगदान दिया। दुर्भाग्य से हमारे पास इस महान सम्राट का कोई भी ढंग का चित्र नहीं है, पर सम्राट राजराज चोल महान ने अपनी याद अमर करवाने की व्यवस्था खुद ही कर ली थी। इन्होंने तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बनवाया। आज भी यह मंदिर सारी दुनिया के लिए एक आश्चर्य है कि ग्रेनाइट का इतना ऊंचा शिखर, जिसे द्रविड़ वास्तुकला में विमान कहते हैं, वो कैसे बना होगा। और उससे भी बड़ा आश्चर्य कि ये टनों के वजन का भारी भरकम कलश उस जमाने में जब क्रेन वगैरह नहीं हुआ करती थी तब इतने ऊपर कैसे पहुंचा होगा। आज ये मंदिर एक विश्व धरोहर है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सन 2010 में इसके 1000 साल पूरे हुए थे। मध्य भारत के खजुराहो के मंदिर भी इसी के समकालीन हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय मंदिर कला अपने चरम पर थी। दक्षिण भारत में ये यात्रा पल्लवों के महाबलीपुरम के शोर मंदिर से शुरू होकर बृहदीश्वर की ऊंचाई तक पहुंची। जैसा कि हर तेजस्वी सम्राट के साथ होता आया है, सम्राट राजराज चोल महान के इर्द गिर्द भी कई लोक कथाओं ने जन्म लिया, जिनमें से एक कथा तो बहुत ही रोचक थी, एक सफेद हाथी और उसके गजमणि की कथा। लेकिन लोक कथाओं में हमें नहीं उलझना चाहिए। सम्राट राजराज चोल की अनेक पटरानियां थीं, जिनमें से कुछ के नाम हम यहां बता रहे हैं। इनमें से त्रिभुवन महादेवी, जिनका नाम कहीं कहीं पर वनावन महादेवी भी बताया जाता है, इन्हीं से राजराज चोल के उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम का जन्म हुआ था, जो अपने पिता से भी 2 हाथ आगे निकले। इनके अलावा राजराज की कुछ पुत्रियां भी हुई, जिनमें से कुंडवई नाम उस जमाने की कई राजकुमारियों के रखे गए। सन 1014 में इस महान पराक्रमी सम्राट राजराज चोल प्रथम की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र राजेंद्र चोल अगले सम्राट बने, सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम। सन 1014 में महान पराक्रमी सम्राट राजराज चोल प्रथम की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम अगले सम्राट बने। राजेंद्र चोल तो अपने पिता से भी 2 हाथ आगे निकले। उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों को हराकर उनके बहुत से इलाके दबोच लिए। फिर उन्होंने बचे खुचे श्रीलंका पर अधिकार करके सारे श्रीलंका को चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया। सन 1020 में राजेंद्र चोल ने चालुक्यों को मुसंगी के युद्ध में दोबारा हराया और 3 साल बाद कलिंग और महानदी पार करके बंगाल तक जा पहुंचे। यहां उन्होंने पालों को हरा दिया। चूंकि वो गंगा नदी तक पहुंच गए थे और उन्होंने वहां जीत के झंडे गाड़े, इसी कारण से राजेंद्र चोल ने गंगई कोंडा की उपाधि धारण की और उसी की याद में एक नई राजधानी बनाई, गंगई कोंडा चोलापुरम। उसके बाद राजेंद्र चोल ने भारतीय इतिहास का वो अध्याय रचा जिसकी दुहाई हर भारतीय साम्राज्यवादी रह रहकर देता है। बंगाल की खाड़ी का असली शेर कौन है, ये सवाल उठना स्वाभाविक था। तो राजेंद्र चोल ने बर्मा के पहले साम्राज्य बागान को हराकर सम तट पर अधिकार कर लिया। फिर उन्होंने इरावती नदी के मुहाने पर कब्जा कर लिया और वहां का समृद्ध बंदरगाह पेगु चोलों के प्रभाव में आ गया। फिर अगली समस्या था सामुद्र द्वीप यानी सुमात्रा। यहां श्रीविजय साम्राज्य था जिसके हाथ में समुद्री व्यापार मार्ग था। तो श्रीविजय साम्राज्य का एक समय में लगभग सारे दक्षिण पूर्वी एशिया में दबदबा था, लेकिन अब 3 शताब्दियों के बाद उसकी लौ मध्यम पड़ने लगी थी। इस समय यहां पर शैलेंद्र राजवंश राज कर रहा था,
जो बौद्ध मत का अनुसरण करता था। अगर आप कहेंगे तो हम श्रीविजय साम्राज्य पर भी वीडियो बनाएंगे। समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार को लेकर चोलों और श्रीविजय के बीच युद्ध बिल्कुल तय था। तो सन 1025 में सम्राट राजेंद्र चोल ने हिंदू चीन के कंबोडिया के खमेरों से हाथ मिला लिया और मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया पर हमला किया। इससे श्रीविजय साम्राज्य को करारा झटका लगा। वहां के शैलेंद्र राजवंश का पतन हुआ और श्रीविजय चोलों के प्रभाव मंडल में आ गया। इस मलक्का जल संधि और सिंगापुर के व्यापार मार्ग के लिए सैकड़ों साल तक सभी दीवाने रहे हैं, चाहे वो अरब हों या पुर्तगाली या डच या अंग्रेज। तो अब से लगभग 1000 साल पहले ये व्यापार मार्ग चोल साम्राज्य के मजबूत हाथों में था और एक लंबे समय तक दक्षिण पूर्वी एशिया का ये भाग चोलों के प्रभाव मंडल में रहने वाला था। तो ये था चोल साम्राज्य का अधिकतम विस्तार यानी वाटरमार्क। इसके कुछ समय बाद हिंदू संस्कृति फिलीपींस तक जा पहुंची, जिसे यूरोपियंस स्पेनिश ईस्ट इंडीज कहते थे। लेकिन उत्तर भारत में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक और दक्षिण भारत में पश्चिमी चालुक्य और चोलों जैसे बेहद शक्तिशाली साम्राज्य थे और चोलों की महाशक्ति तो हिंद महासागर में साफ साफ महसूस हो रही थी। उसके ठीक उलट उत्तरी भारत में महमूद गजनवी के हमले हो रहे थे। यहां के मंदिरों को तोड़कर धन संपत्ति लूटी जा रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस साल राजेंद्र चोल ने सिंगापुर पर कब्जा किया, उसी साल महमूद गजनवी ने सोमनाथ तोड़ा। चोल शैव होते हुए भी खामोश रहे। भारतीय इतिहास के इस विरोधाभास का आप फुर्सत से विश्लेषण कीजिएगा। सम्राट राजेंद्र चोल ने अपने पिता की तरह ही अपना स्मारक स्वयं ही बनवा लिया, एक और बृहदीश्वर मंदिर नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम में। राजेंद्र चोल के कई पुत्र और पुत्रियां थीं। उनके पुत्रों में सबसे प्रमुख थे राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र। सन 1044 में 30 साल राज करने के बाद सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की मृत्यु हो गई और अगले सम्राट बने राजाधिराज प्रथम। सन 1044 में 30 साल राज करने के बाद सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की मृत्यु हो गई और राजाधिराज चोल अगले सम्राट बने। अपने पिता के विजय अभियानों में राजाधिराज का एक बहुत बड़ा हाथ था। राजाधिराज के शासनकाल में श्रीलंका, मदुरई और श्रीविजय में विद्रोह हुए, जिनका कठोरता से दमन किया गया। इसके अलावा राजाधिराज ने कृष्णा नदी पार करके पश्चिमी चालुक्यों को बहुत बुरी तरह से हराया और वो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी तक पहुंच गए, जिसकी याद में उन्होंने एक विजय स्तंभ स्थापित किया। लेकिन दूसरे अभियान के दौरान सन 1052 में कोप्पम के घमासान युद्ध में राजेंद्र वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके भाई राजेंद्र द्वितीय ने कमान संभालकर युद्ध को समाप्त किया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। तो एक सम्राट ने युद्ध करते हुए अपने प्राण त्यागे। यहां एक बात गौर करने लायक है। किसी एक विदेशी इतिहासकार ने कहा था कि दुनिया में केवल 4 सम्राटों ने लड़ते लड़ते जान दी है, जिनमें से एक नाम टीपू सुल्तान का भी था। इस बात से भगवान एस गिडवानी इतने ज्यादा अभिभूत हो गए कि उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर एक उपन्यास लिख डाला, जिस पर आधारित भारत एक खोज का एक एपिसोड बना, एक अमर चित्र कथा बनी और फिर एक टीवी सीरियल भी बना। इसी श्रीरंगापट्टनम की सुरंग के रास्ते टीपू को महान जताने के जतन होते रहते हैं और हमें पूरा अंधविश्वास है कि उस बेचारे विदेशी विद्वान की 4 राजाओं की लिस्ट में राजाधिराज चोल का नाम नहीं होगा, नहीं तो इतिहास में वो भी आज एक महानायक माने जाते। तो राजाधिराज के बाद राजेंद्र द्वितीय का 11 वर्ष का शासन चला। इसमें उन्होंने सन 1062 में कुडाल संगम के युद्ध में चालुक्यों को फिर से हराया। राजेंद्र द्वितीय ने चोल साम्राज्य की गरिमा बनाए रखी। उन्होंने कई मंदिर बनवाए और कला संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। महान विष्णु भक्त रामानुजाचार्य भी इन्हीं के समकालीन थे। संसार का नियम है अभ्युदय, उत्कर्ष और पतन। सन 1060 के आसपास चोलों के पतन के संकेत मिलने लगे, लेकिन यह भी एक लंबा प्रसंग था। राजेंद्र द्वितीय के बाद उनके भी छोटे भाई वीर राजेंद्र का 7 साल का संक्षिप्त शासन आया।
सारा जीवन अपने बड़े भाइयों की सेवा में गुजारने के कारण वीर राजेंद्र को ज्यादा राज करने का मौका नहीं मिला। उनके बाद उनके पुत्र अति राजेंद्र का कुछ महीनों का शासन आया। इस समय एक अद्भुत घटना घटी। सम्राट राजराज चोल की बेटी कुंडवई का विवाह पूर्वी चालुक्य राजा विमलादित्य से हुआ था। उन दोनों के बेटे राजराज नरेंद्र का विवाह राजेंद्र चोल प्रथम की बेटी अम्मंगई देवी से हुआ था। उनसे एक पुत्र जन्मा राजेंद्र, जिसका दूसरा नाम था कुलोत्तुंग। उधर वीर राजेंद्र की एक और पुत्री राज सुंदरी का विवाह उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश के राजराज देव से हुआ और उनसे जो पुत्र जन्मा उसका नाम था अनंत वर्मन चोडगांग देव। सन 1061 में पूर्वी चालुक्य राज्य में राजेंद्र चालुक्य अपने पिता के बाद पूर्वी चालुक्य राजा बने। सन 1070 में एक विद्रोह में चोल सम्राट अति राजेंद्र की हत्या हो गई। इसका फायदा उठाकर सन 1070 में श्रीलंका के सिंहल राजाओं ने अधिकांश श्रीलंका को चोलों से मुक्त करवा लिया। लेकिन अब अनुराधापुरा का समय गुजर चुका था और चोलों के बनाए गए पोलोनारुआ को नई राजधानी बनाया गया। इस तरह से श्रीलंका के इतिहास का अगला अध्याय शुरू हुआ, पोलोनारुआ काल। आज अनुराधापुरा और पोलोनारुआ दोनों ही विश्व धरोहर हैं, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इधर भारत में पूर्वी चालुक्य नरेश राजेंद्र अपने मामा और नाना के सिंहासन पर दावा करने तंजौर पहुंच गए। उन्होंने स्वयं को चोल सम्राट घोषित कर लिया। ये कहलाए चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम। यहां से चोल सम्राटों की एक अलग वंशावली शुरू होती है और उधर उड़ीसा में कुलोत्तुंग के भांजे यानी ममेरी बहन के बेटे अनंत वर्मन चोडगांग देव कलिंग सम्राट बने और सबसे महान गंग सम्राट साबित हुए। तो इन सभी शासकों की माताएं चोल घराने से थीं। कुलोत्तुंग प्रथम भी एक बहुत शक्तिशाली सम्राट थे, लेकिन उन्होंने श्रीलंका को वापस लेने की कोशिश नहीं की। बाकी साम्राज्य बरकरार रहा। इस बीच जब जब श्रीविजय में विद्रोह होता, चोल सम्राट वहां अपनी नौसेना भेजकर मामला सुलझा लेते थे। कुलोत्तुंग का शासन लगभग 50 वर्ष चला। उनकी मृत्यु के बाद एक 7 चोल सम्राट और हुए, लेकिन इनमें वो बात नहीं थी। कुलोत्तुंग और उनके बाद की कुछ पीढ़ियों ने कलिंग पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन अब पूर्वी गंग भी बहुत ताकतवर हो चुके थे। धीरे धीरे श्रीविजय भी चोलों के हाथ से चला गया। सन 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तब भी चोल दक्षिण भारत में राज कर रहे थे। अब तक मदुरई के पांड्य शक्तिशाली हो चुके थे। सन 1279 तक पांड्यों ने चोल साम्राज्य का अंत कर दिया और दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया। लेकिन यह खुशी लंबी नहीं चली। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जानशीं मलिक काफुर सन 1311 के आसपास दक्षिण भारत में आ धमका और उसने कन्याकुमारी तक तबाही मचाई। आने वाले 12 साल में पांड्य साम्राज्य पर दिल्ली के 2 और बड़े हमले हुए और पांड्य राज्य, जो कि आदिकाल के 3 तमिल राज्यों में से अंतिम था, वो भी समाप्त हो गया। चोलों का योगदान क्या है? हम चोलों को क्यों याद रखें? चोलों ने सदियों तक दक्षिण भारत में एक छत्र राज किया और लगभग 1 शताब्दी तक अपनी शक्तिशाली नौसेना के जरिए हिंद महासागर के समुद्री व्यापार मार्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखी। आर्थिक समृद्धि अपने शिखर पर थी। भारत का इस्पात यानी स्टील वैसे भी दुनिया भर में मशहूर था, जिसमें चोल साम्राज्य में बने स्टील की एक विशेष पहचान थी। चोलों ने जो तमिल साहित्य में जान फूंकी थी, वो अब तक दिखाई देती है। चोल काल की कलाकृतियों की उत्कृष्टता और गिनती दोनों ही अद्वितीय हैं, चाहे वो मिट्टी की हो या कांसे की या सोने चांदी की। इन सब कलाकृतियों का एक प्रतीक है नटराज, जिसे आज भी हम जगह जगह देखते हैं। और चोलों के हिंद महासागर में अरबिस्तान से लेकर सिंगापुर और इंडोनेशिया तक फैले वैभव, शक्ति और भव्यता का प्रतीक है बृहदीश्वर मंदिर, अब विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह था हमारी दक्षिण भारत के राज्यों के इतिहास की सीरीज का पहला अध्याय। हम पांड्य, विजयनगर और दक्षिण पूर्वी एशिया के साम्राज्य जैसे श्रीविजय, खमेर, मजपहित वगैरह पर भी वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो जरूर बनाएंगे।